हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है, 8वां पेपर। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटिंग है, हम उन्हीं को यहाँ पर आज अभी एक क्वेश्चन है जो शिक्षण की बुनियादी अवधारणा, शिक्षण प्रशिक्षण और अधिगम कौशल विश्वास, और उसके पश्चात है कि शिक्षा के विस्तार से व्याख्या कीजिए। आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ रखा है। एक ही क्वेश्चन लगभग हर साल रिपीट होने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जामिनर वर्डिंग चेंज करके क्वेश्चन को पूछता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षण की अवधारणा क्या है। तो इससे पहले अगर हम बात करें तो शिक्षा क्या है। शिक्षा तो एक ऐसी प्रोसेस है जो कि जिसके माध्यम से हम क्या प्राप्त करते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, मूल्य सीखते हैं, कोई हमारा दृष्टिकोण का विकास होता है। और एजुकेशन क्या है कि वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और अगर हम बात करें शिक्षा की ही, तो इसमें हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, या फिर पर्यावरण के माध्यम से। तो ये हो गई शिक्षा की बात। अभी हमें बात करनी है यहाँ पर शिक्षण की अवधारणा की, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के तहत क्या है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक छात्रों को व्यवस्थित रूप से, कहने का मतलब है कि ज्ञान प्राप्त करता है कि एक क्लासरूम है, उसमें टीचिंग हो रही है, एक शिक्षक है और वो अध्यापकों को कुछ टीच करना चाहता है, कुछ उनमें कुछ नॉलेज उनको प्रदान करना चाहता है, कोई नई बात उनको सिखाना चाहता है, कोई मूल्यों को उनमें डेवलप करना चाहता है। तो ये हमारी एक औपचारिक प्रोसेस होती है शिक्षण। टीचिंग क्या है, एक फॉर्मल प्रोसेस होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अध्यापक के मन में जो भी विचार है वो बच्चे को बताना चाहता है, और वो चाहता है कि उसका शिक्षण की जो प्रोसेस है वो सफल समझी जाएगी अगर बच्चा उसको समझ लेता है। अब हम बात करते हैं कि अध्यापक जब शिक्षण का कार्य करता है तो उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए, यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद आप खुद से बनाकर भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बस आप मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ आनी चाहिए। पहले मैंने बात की शिक्षा की, फिर हम बात करें कि शिक्षण की अवधारणा क्या है, क्यों होता है शिक्षण, कहाँ पर होता है, औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है। ऐसे नहीं है कि अनौपचारिक भी हो सकता है, बट अभी क्लासरूम टीचिंग की बात हो रही है तो हम फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, शिक्षा के जो अध्यापक के उद्देश्य की बात कर लेते हैं कि अध्यापक बच्चों को क्या ज्ञान प्रदान करना चाहता है। वही अपनी बात की, नॉलेज देना चाहता है, इंफॉर्मेशन, कोई स्किल डेवलप करना चाह रहा है, कोई विचार उनको प्रस्तुत करना चाह रहा है, उनके बिहेवियर में चेंज चाहता है, न्यू एक्सपीरियंस चाहता है, या फिर बच्चों को हमें मोटिवेट करना है किसी क्षेत्र में। तो हम क्लासरूम टीचिंग के दौरान ये वाली प्रोसेस, ये वाले उद्देश्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं, अभी मैंने बात की कि टीचिंग जो है फॉर्मल भी हो सकती है बट इनफॉर्मल भी होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्लासरूम में जाकर ही सीखते हो, आप अध्यापन कक्षा के बाहर भी हो सकता है। विद्यार्थी कहाँ सीख सकते हैं, क्लासरूम अध्यापक जहाँ पर टीचर बैठते हैं वहाँ जाकर कुछ आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। कैंटीन में, खेल के मैदान में भी अध्यापक से आप कुछ शिक्षण ग्रहण कर सकते हो। तो एक रूप से, अनौपचारिक रूप से भी हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो चलती रहती है। अगर हम बात करें, जो अध्यापन है वो दूसरों को शिक्षा प्रदान करने की कला है, और आप कुछ ना कुछ फॉर्मल तरीके से बच्चों को प्रदान करते हो, टीच करने की कोशिश करते हो। और यहाँ पर बात करते हैं कि अगर शिक्षण की अवधारणा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा की जो प्रक्रिया उसमें मतलब इसको बाइपोलर भी बोलते हैं, ट्राइपोलर भी बोलते हैं। बाइपोलर में तो देखो आपका क्या आएगा, हमारा अध्यापक और छात्र आ जाएगा। अगर ट्राइपोलर की बात करें, ठीक है, ऐसे त्रिभुज के रूप में इसको हम बताते हैं कि यहाँ पर टीचर है, यहाँ पर स्टूडेंट है, और ये हमारा करिकुलम है। तो अगर इसकी बात करें तो भी ये तीनों समान रूप से महत्व रखते हैं। किसी एक के ना होने से हमारी जो टीचिंग की प्रोसेस है वो पूरी नहीं होगी। चाहे उसमें अगर टीचर ना हो या स्टूडेंट ना हो, या फिर मान लो टीचर और स्टूडेंट है, तो बीच में क्या है जो कर रहे हैं वो प्रोसेस क्या है, वो किसी माध्यम से उनको पढ़ा रहे हैं। कोई शिक्षण की विधियां हैं, कोई फॉर्मूलाज हैं, कोई विषय वस्तु उनके पास है जो वो बच्चे को टीच करना चाहते हैं। तो मतलब अगर इसको प्रूफ करने की बात की तो जब त्रिभुज के, ट्राइंगल के जो तीनों कोण है वो मतलब उनकी वैल्यू कैसी होती है, उनको अगर बात करें तो वो इक्वल होती है। तो यहाँ पर भी इनको ट्राइपोलर के रूप में और बाइपोलर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरीके से आप डायग्राम पेपर में बनाकर दिखा सकते हो, और जो कि इफेक्टिव भी लगता है। फिर आगे हम बात करते हैं कि प्रशिक्षण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग। अभी हमने बात की थी, सबसे ऊपर हमने बात क्या की है कि कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की। देखिए, कई बार क्या होता है कि बच्चे
अगर बात करें टीचिंग की, टीचिंग को भी और ट्रेनिंग को, दोनों को ना सेम समझ लेते हैं, जबकि इनमें बहुत अंतर है। जो प्रशिक्षण है वो टीचिंग का एक भाग है, ना कि वो टीचिंग ही है। सो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। टीचिंग, अगर हम यहाँ पर बात करें प्रशिक्षण की, प्रशिक्षण में क्या बताएंगे आप प्रशिक्षण में होता क्या है कि आप ट्रेनिंग लेते हैं किसी चीज़ की, ठीक है, प्रैक्टिकली कुछ वर्क करते हैं जिससे आप में उसमें एक विशेष मतलब कार्य करने की आप में एक स्किल, कोई योग्यता डेवलप हो जाती है। अब ये देखो, प्रशिक्षण क्या है? संपूर्ण शिक्षा का एक भाग है। इसका अर्थ है कि किसी विशेष क्षेत्र में आपने निपुणता प्राप्त कर ली। यहाँ पर देखिए बहुत सी चीज़ें घुमा फिरा कर दोबारा दोबारा बताई जा रही हैं। अब आप इसको एग्जाम्पल के रूप में कैसे दे सकते हो? यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है एक पायलट का, तो वो क्या करता है, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप प्रशिक्षण कार का भी लेते हो, स्कूटर चलाने का भी लेते हो, ठीक है। तो इन सभी परिस्थितियों में कोई निर्देशन सदैव प्रशिक्षण देने के लिए रखा जाता है, कि आपको कोई डायरेक्शन दी जाती है कि आप किस तरीके से चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखो। अब देखिए पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप, जैसे अभी ये वाले क्वेश्चन हम यहाँ से, मैंने सीधा बुक से उठा रखा है इस टॉपिक को, तो आप एज इट इज़ लिख के आओ। तो आप अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिए अपनी कॉन्सेप्ट की, मैं कितना कुछ लिख के आऊँगा। 8 पेज का आपके क्वेश्चन लिखना है, 16 नंबर का, तो किस तरीके से आप वहाँ पर लिखेंगे, ये आप यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल को हाईलाइट नहीं कर रखा है, तो आप अपने पेपर में एग्जाम्पल्स को हाईलाइट करके लिख के आ सकते हो। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाँ, ये इसकी फीचर्स की बात करें, जो हमने ऊपर बताया वही इसकी फ़ीचर्स हैं। फ़ीचर्स में देखो क्या बता रखा है। फ़ीचर में सबसे पहली बात बता रखी है कि ये औपचारिक होता है, बिल्कुल होता है, और इसके कुछ नियम होते हैं जो आपको मानने पड़ते हैं। एक एक्टिव प्रोसेस है ये, और इसके पीछे मतलब पर्पज़ क्या है कि योग्य व्यक्ति मनुष्य के व्यवहार को परिवर्तित करने का एक प्रयत्न करता है। प्रशिक्षण में क्या होता है कि जैसे आप जैसे डॉक्टर होते हैं, वो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान होते हैं, तो उनके ऊपर एक मेन डॉक्टर होता है, वो उनको फिर किस तरीके से गाइड करता है और वो प्रैक्टिकली वर्क करके किस प्रकार से सीखते हैं। तो यही सारी चीज़ें बता रखी हैं। और इसके बाद एक बात बता रखी है कि विद्यार्थियों के लिए मतलब सख्त नियमों को लागू करता है, बिल्कुल नियमों के अंदर रहकर ही आप अपना प्रशिक्षण प्राप्त करते हो। और सबसे बड़ी बात इसे बता रही है कि इसे प्रदान करने के लिए योग्य और निपुण व्यक्तियों को ही तैयार किया जाता है। बिल्कुल आपको विशेष कोई आप में स्किल डेवलप होगी, कोई कोई एक्टिविटी आप कर सीखते हो, कोई काम आप सीखते हो, तो वो एक विशेष उसमें आपकी योग्यता बन जाती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग क्या है? लर्निंग शिक्षा में जो अधिगम है, एक महत्वपूर्ण यहाँ पर इन्होंने बताया कि समस्या है। अधिगम का मतलब क्या होता है कि आप किसी को कुछ सिखाना चाह रहे हो और सिखाने से उसके व्यवहार में अगर चेंज आ जाता है, तो वो समझो कि लर्निंग आपकी सक्सेसफुल हो गई है। अब विद्यार्थी में जब यह परिवर्तन आ जाते हैं, तो हमने क्या कहा कि विद्यार्थी ने सीख लिया, आपने लर्निंग जो प्रोसेस की थी वो सक्सेसफुल हो गई है। और यहाँ पर एक चीज़ और सोचने वाली है कि हम यह बात करते हैं कि ऐतिहासिक जो अधिगम मनोविज्ञान का ऐतिहासिक विकास काफ़ी रोचक और महत्वपूर्ण है। देखिए साइकोलॉजी का, तो अगर इसमें बात करें थोड़ा सा, हम साइकोलॉजी के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं कि पहले साइकोलॉजी कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं थी, वो उसको एजुकेशन का ही पार्ट माना जाता था। बट आज के टाइम में क्या है, बिल्कुल साइकोलॉजी एक अलग मतलब डिफरेंट जो है सब्जेक्ट के रूप में अपना रूप है वो ले चुका है। तो यहाँ पर अधिगम के, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि लर्निंग के कैसे कैसे मतलब अर्थ निकाले जा सकते हैं। अब लर्निंग में यहाँ पर बताया कि लर्निंग क्या क्या हो सकती है। किसी नए ज्ञान कौशल या फिर व्यवहार प्राप्ति की प्रोसेस कह रहे हैं। आप लर्निंग आप कर सकते हो कि आप किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप बढ़िया नहीं थे, कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप पैनिक हो जाते थे, बट आपने यहाँ पर सीख लिया कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करोगे, आपका व्यवहार कैसे होगा उस टाइम, ठीक है। कोई आपके सामने कोई सिचुएशन है, उसके ऊपर आप रिएक्ट कैसे करोगे, और या फिर परिवर्तनशील वातावरण के अनुसार आप स्वयं को योग्य बनाना, चेंज वातावरण में जैसे जैसे हो रहा है आप अपने आप को कैसे उसके अकॉर्डिंग ढाल रहे हो, किस तरीके से अपने आप को चेंज करके आप साथ चलने की कोशिश करते हो, या फिर आप कोई एक्सपीरियंस या प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहारिक आप में परिवर्तन आता है। कुल मिलाकर वही सेम बात कही गई है कि आप प्रैक्टिकली किसी वर्क को सीखते हो। सीखने के पीछे क्या है कि आपकी योग्यता विकसित करना किसी विशेष काम में, ताकि आप उसको करने में सफलता आपको मिल जाए। अब बात कर रहे हैं कि ये हो गई हमारी लर्निंग की बात हो गई है। देखिए लर्निंग
कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप सामने वाले के बिहेवियर में कोई उसको शायद आप टीचिंग से, ठीक है, तो कोई मतलब ट्रेनिंग देकर उसके बिहेवियर में चेंज करना हमारा पर्पज होता है। और इसीलिए लर्निंग की प्रोसेस की जाती है। अगर आपने कुछ सीखा और सीखने मतलब आपको कुछ सिखाया, अगर सीखने के पश्चात आप में कुछ चेंज नहीं हुआ तो फिर मतलब लर्निंग सक्सेसफुल नहीं हुई है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है। हम बात करते हैं आगे कौशल की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्किल। कौशल क्या, आप किसी कार्य को अच्छी तरह से करने में मतलब सक्षम होते हैं, वो आपका कौशल कहा जाता है। जैसे कौशल क्या है, कोई नई तरीका सीखने की कला, या फिर आप में कोई लीडरशिप की क्वालिटी है, वो आपकी स्किल हो गई कि आप ये हो गया। आप जैसे कोई अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उसमें आपका कोई स्किल डेवलपमेंट हो सकता है। अब अगर हम बात करें, एक सेकंड में देख लो, वीडियो चल भी रही है, नहीं चल रही है। हम बात कर रहे थे कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्किल, कौशल की अवधारणा की। कौशल आप क्या कर सकते हो, जैसे कि कॉग्निटिव स्किल हो सकती हैं आपकी, सोशल स्किल हो सकती हैं, क्रिएटिव स्किल हो सकती है कोई, और या फिर आपकी कोई टेक्निकल कोई स्किल हो सकती है आपकी, जिसको आप आगे तो इस तरीके से आप अपनी स्किल को मतलब डेवलपमेंट करने की जो एक प्रोसेस है, वो शिक्षण प्रक्रिया या फिर शिक्षण की जो अवधारणा है उसके माध्यम से आप क्या क्या सीखने की कोशिश करते हो। अगर इसकी बात करें कि कौशल जो है, इसकी फ़ीचर क्या है। देखिए, इसकी फ़ीचर ये है कि सबसे बड़ी बात इसमें कौशल में ये बताया गया कि आप अभ्यास से और अनुभव से आप में कोई स्किल डेवलप होती है। ठीक है, आप कोई प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करोगे, या फिर आप कोई एक्सपीरियंस करोगे जिससे आप में ये वाली स्किल डेवलप होती है। अब जैसे अगर क्रिएटिव स्किल की बात करें कि आपको पेंटिंग बनाने में आपकी एक महारत आपको हासिल है, या फिर म्यूज़िक में, इस तरीके से आप कोई ना कोई जो स्किल है उसको, आपकी स्किल को निखारने का प्रयास किया जाता है। या फिर आप मतलब अगर किसी व्यवसाय के फील्ड में बात करें या फिर पर्सनली बात करें, आप उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। और इसमें एक चीज़ और बता रखी है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल में बताया है कि यदि कोई व्यक्ति या चिकित्सक या इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे व्यवहारिक अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक कि क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहता है तो उसे भी क्रिकेट खेलना ही पड़ता है, और अभ्यास के द्वारा अनुभव करके वो अपने खेल में सुधार उसको करना पड़ता है। बात वहीं पे आ गई घूम फिर के कि आप कोई अपनी स्किल डेवलप करते हो, तभी आप उस कार्य को आगे कंटिन्यू कर पाते हो। तो इस तरीके से जैसे इन्होंने एग्जांपल पैराग्राफ में ही दे रखा है, बिल्कुल एक्स्ट्रा मतलब अलग से शो नहीं कर रखा है। ये इस तरीके का एग्जांपल आप अपने पेपर में बिल्कुल हाईलाइट करके लिख कर आ सकते हो, किसके अकॉर्डिंग, स्किल डेवलपमेंट के अंडर में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ। देखिए, बिलीफ कितने प्रकार के होते हैं, कितनी चीज़ों में आप विश्वास करते हैं। तो बिलीफ तो देखो ऐसी प्रोसेस है कि मानव की क्षमता से परे है। एक ऐसी धारणा है कि कल्पित सत्य है। मतलब यहाँ पर अगर इसको मैं ऑल ओवर बताना चाहूँ तो ये एक व्यक्ति को सत्य या फिर वास्तविक है, जो रियल के रूप में स्वीकार होती है, भले ही उसके पीछे कोई प्रमाण है या नहीं है, आपने बस मान लिया। अब जैसे ये हो गया कि अगर हम बात करें जैसे इसकी डेमोक्रेसी की, ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या है कि हमारा मतलब बहुत से क्या मतलब पूरी दुनिया का ही मानना होगा कि डेमोक्रेसी एक अच्छी सिस्टम प्रणाली है। तो ये एक बिलीफ है ना, हम सभी ने मान लिया कि ये डेमोक्रेसी का मतलब ऐसी प्रणाली है जो कि
किसी देश का शासन चलाने के लिए उसमें लागू होनी चाहिए, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग ही हमारा सिस्टम हो। या फिर बिलीफ इस तरीके से भी हो सकता है कि मैं बोल दूं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ठीक है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये क्या है, ये हमारा बिलीफ है। या फिर मैं बोल दूं कि कड़ी मेहनत से हमें सफलता मिलती है, कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। तो ये सारे इस तरीके के आपके कोई बिलीफ बने हुए होते हैं। और कहने का तात्पर्य यह है कि आप कुछ ऐसे विश्वास होते हैं, जो कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो आपके ज्ञान के आधार पर बदल जाते हैं। और बिलीफ आपके सामाजिक रूप में हो सकते हैं, सांस्कृतिक रूप में हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को लेकर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इनकी बात करें कि इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये भी देख लेते हैं कि जैसे चेचक का जो रोग था, पहले लोग क्या कहते थे कि चेचक के रोग को देवी का जो है प्रकोप समझते थे। परंतु देखो, ये जब साइंटिस्ट ने इसको प्रूफ किया, उन्होंने क्या बताया कि चेचक के वायरस की खोज की, और जिससे कि पहले जो मिथ था ना कि देवी, चेचक की देवी का प्रकोप है, वो बिल्कुल उसको उन्होंने, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, असत्य प्रमाणित कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारे बिलीफ बनते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करना शुरू कर देते हैं। अब बिलीफ जो है, इसकी फीचर्स देख लेते हैं, इनकी विशेषताएं क्या है। यहाँ पर बात कर रखी है कि इनकी जो फीचर्स हैं कि बिलीफ में सबसे बड़ी बात बोल रखी है, या तो इसमें ये नहीं है कि आप उसमें, आपने कोई चीज़ पे अगर बिलीव कर लिया तो उसमें प्रमाण नहीं मांगते आप, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आप बिना प्रमाण के मान लेते हो, अच्छा ये बात इस तरीके से है, हाँ तो ये ऐसे ही होगी, और हमारा उसमें एक विश्वास बन जाता है। और फिर अगर बात करें कि जो ये धारणा है व्यक्तिगत या मुख्य रूप से व्यक्तिपरक भावनाओं या अपेक्षाओं का मिश्रण है, बिल्कुल धारणाओं को सत्यापित किया जा सकता है या फिर सत्यापन से भी परे है। वही बात हमने अभी की कि जो भी आपकी बिलीफ के ऊपर जो आपकी धारणा बनी हुई है, जरूरी नहीं है कि आप उसको वेरीफाई कर पाएँ, वो वेरीफाई भी नहीं हो सकती है, उसको सत्यापित भी नहीं किया जा सकता, आपको प्रमाण की कई बार आवश्यकता नहीं होती और आप मान लेते हो। और इसमें ये एक चीज़ और बताई गई है कि जब आप किसी चीज़ पे जैसे बिलीव करते हो, तो आपने ये नहीं देखा होगा कि बस आप करना शुरू कर देते हो। कई बार हमारे माइंड में ना क्वेश्चन भी नहीं आता कि ऐसा क्यों है, बस हम उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके के जो बिलीफ है वो हमारी सोच को, हमारे बिहेवियर को बिल्कुल प्रभावित करते हैं। मतलब हमारा जो नज़रिया होता है किसी काम को करने का, जो तरीका होता है, जो सोच होती है, वो बदल जाती है और हम इस बिलीफ के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं। सो नेक्स्ट हमारी जो लास्ट पॉइंट रहता है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। इसको हमने सबसे पहले ही डिस्कस कर लिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, देखिए ये वाला पॉइंट वैसे सबसे पहले आना चाहिए था कि आप जब शिक्षण की बात बता रहे हो, शिक्षण की अवधारणा बता रहे हो, तो उसमें क्या क्या आता है। उसमें आपने बताया कि उसमें स्किल आती है, उसमें ट्रेनिंग आती है, उसमें लर्निंग आती है, ठीक है, उसमें बिलीफ आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आते हैं। तो उससे पहले आप बताओगे कि उसमें शिक्षा की जो अवधारणा है वो क्या है। देखिए शिक्षा क्या है, हमें एक ऐसी प्रोसेस है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या करती है, पूर्ण विकास करती है और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अनुकूलन स्थापित करके आगे चलने के लिए प्रेरित करती है हमें। और अगर शिक्षा की बात करें तो इसके विषय में कई धारणाएं प्रचलित है। जैसे शिक्षा मानव का विकास करती है, बिल्कुल करती है, और यह एक इसका एक उद्देश्य होता है। हाँ बिल्कुल, शिक्षा का एक उद्देश्य होता है, इसीलिए शिक्षा कार्य मतलब शुरू किया जाता है। और एक प्रशिक्षण का कार्य है, यह बिल्कुल वृद्धि और विकास का है, व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। यदि शिक्षा केवल सामाजिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर स्थानांतरित करती है तो वह केवल भूतकाल की पुनरावृत्ति है। मान लो कि बस उसमें कोई चेंज नहीं किया, बस उसको एज इट इज़ आगे अगली पीढ़ी को सौंप दिया। शिक्षा केवल बच्चे की वृद्धि तथा विकास करती है तो वह समाज की विरासत की अपेक्षा करती है। कहने का मतलब है कि शिक्षा हमारा
ठीक है, ऑल ओवर डेवलपमेंट करती है। अब शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो शिक्षा कैसी हो सकती है? फॉर्मल भी हो सकती है, फिर इनफॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है। तो और ये गैर औपचारिक भी हो सकती है, मतलब औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक रूपों में हो सकती है। औपचारिक ये है कि आप किसी कक्षा में जाकर स्पेशली आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। इनफॉर्मल आप कक्षा के बाहर प्राप्त कर रहे हो, या फिर आप समाज से किसी रूप में शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, समुदाय में रहते हो, परिवार में रहते हो, आसपास के वातावरण से, मित्रों से कुछ आप सीख रहे हो, तो इनफॉर्मल में आ जाता है। और एजुकेशन जो कि है कि जिसमें सामाजिक विरासत को श्रेष्ठ और विवेकशील पुरुषों और स्त्रियों के विकास के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। शिक्षा का जो पहले हमने इंट्रो दिया कि शिक्षा है क्या, मानव में किस तरीके से परिवर्तन करती है, आप उसके ऊपर लिखेंगे। और उसके बाद आता है मीनिंग बता रखा है कि एजुकेशन में शिक्षा का कार्य मात्र बच्चे के मस्तिष्क में ज्ञान को बलपूर्वक भरा जाना था। देखिए यहाँ पर इसमें क्या बताया गया है इस लाइन में, यहाँ पर बता रहे, आप ये देखिए, पहली शिक्षा का मैं आपको बोल दूं कि आप बताइए शिक्षा क्या है, तो देखिए मैं बोलूँ, आप एकदम से सोचोगे, फिर आप मैं बोल दूं कि प्राचीन शिक्षा और अभी की शिक्षा पद्धति बताइए, फिर आप एकदम से बताओगे कि पहले तो क्या था, जो एजुकेशन थी वो कैसी थी, टीचर सेंटर्ड थी। टीचर सेंटर्ड मीन्स कि टीचर बस बोलता था, बच्चे सुनते थे, जैसा वो बोलता था बच्चे उसी तरीके से कार्य, जो भी एक्टिविटी है, प्रोसेस को करते थे। माने कहने का मतलब है कि बच्चे को एक कोरी स्लेट माना जाता था और बस उसके मस्तिष्क में ज्ञान को ठूसा जाता था, उसको प्रैक्टिकली कुछ भी समझाने पे मतलब वो ऐसा ध्यान नहीं था, और मतलब उसको गौण समझा जाता था, निष्क्रिय समझा जाता था स्टूडेंट को। बट आज की टीचर आप जो टीचिंग है, जो शिक्षा है, वो कैसी है, वो कैसी है, आज की जो हमारी टीचिंग है वो क्या, चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड है, बिल्कुल बच्चे की मेंटली, फिजिकली, सामाजिक हर एक प्रकार की स्थिति जो है बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करती है। और बच्चा, ये नहीं है कि बस बच्चे में कुछ ठूस देना है, बच्चे को प्रथम स्थान पर रखकर हम एजुकेशन प्रदान करते हैं। ये देखते हैं, अब जैसे साइकोलॉजी की अगर एजुकेशन की बात करें तो उसमें यही तो बात है ना कि बच्चा ही हमारा प्राइमरी फैक्टर है। बच्चे को कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए और किस तरीके की उसको एजुकेशन चाहिए, इन्वायरमेंट हो गया उसका, तो मेंटल लेवल क्या है उसका, उसका इन्वायरमेंट, किस तरीके के इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे के ऊपर बिल्कुल मतलब एक प्रभाव डालती हैं, जो उसकी शिक्षा को प्रभावित करती हैं। तो आज की एजुकेशन क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड। बच्चे के ऊपर ध्यान रखकर, बच्चे की फीलिंग को समझकर, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी एजुकेशन की जो प्रोसेस है, अपनी जो टीचिंग की मेथड है, उनको बनाते हैं। तो ये डिफरेंट हो गया। आप शिक्षा का जो अर्थ बता रहे हो, तो प्राचीन शिक्षा और जो आप आज के टाइम की शिक्षा, आप ये बता सकते हो कि कितना अंतर आ गया है। और अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर ये आपको एज इट इज़ करनी पड़ेंगी। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मविश्वासी और निष्काम बनाती है। उपनिषद में कहा गया शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है। और श्री अरविंद घोष का विचार है कि शिक्षा मानव की आत्मा में से उत्तमता को बाहर निकालती है। और जाकिर हुसैन ने बताया कि शिक्षा वह प्रायोगिक प्रक्रिया है जो मानव के मस्तिष्क को संपूर्ण विकास की ओर ले जाती है। यह क्रिया संपूर्ण आयु जारी रहती है। बिल्कुल, शिक्षा एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारी लाइफ में सदा चलती रहती है। हम किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और लास्ट में आप कंक्लूजन बिल्कुल लिख कर आओगे, इसमें कंक्लूजन नहीं दे रखा है। तो आप शिक्षा के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करोगे। कंक्लूजन में आप बता सकते हो कि शिक्षा में प्राचीन समय से अब तक क्या फ़र्क आया है, पहले शिक्षा कैसी थी, अब शिक्षा कैसी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शिक्षा को प्रभावित करती हैं, और इस तरीके से आप बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट कर सकते हो। तो कंक्लूजन भी आपको मस्ट लिख के आना है, 5 से 6 लाइन का तो ज़रूर लिख के आएँ। सो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।